हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि बीएड का सेकेंड ईयर का एग्जाम होने वाला है केयूके यूनिवर्सिटी का 6 मई से दोस्तों। तो पेपर कौन सा रहने वाला है दोस्तों? पहली पेपर होगी दोस्तों नॉलेज एंड करिकुलम का दोस्तों। पहला पेपर जो है दोस्तों नॉलेज एंड करिकुलम का होने वाला है, जिससे हम लोग कहते हैं ज्ञान तथा पाठ्यक्रम कहते हैं दोस्तों। ज्ञान तथा पाठ्यक्रम, इसको हम जानेंगे दोस्तों। इसका महामैराथन क्लास है दोस्तों। आप लोग वीडियो में बने रहिए और आनंद उठाइए दोस्तों। चलिए देखते हैं। सभी यूनिट से क्वेश्चन कवर किया गया है दोस्तों। जैसे यूनिट 1 से टैगोर जी का शिक्षण दर्शन का वर्णन किया गया है दोस्तों। देख सकते हैं टैगोर जी का शिक्षण दर्शन पूछे या टैगोर के शिक्षण दर्शन की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। पूछे, कोई भी पूछे दोस्तों टैगोर जी से रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये आंसर लिख दीजिएगा दोस्तों, आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आंसर बिना समय गंवाए दोस्तों। आप लोग चैनल में नहीं होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों आगे, आंसर जानते हैं। उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, उनके शिक्षण दर्शन के बारे में। रविन्द्रनाथ टैगोर का शैक्षणिक दर्शन प्राकृतिकवाद, मानवतावाद और आदर्शवाद का एक अनूठा मिश्रण है, जो रटने वाली शिक्षा के बजाय प्राकृतिक, जो अपने तत्वों को प्रयोग करने की जो स्वतंत्रता देती है, वह आनंददायक और समग्र जैसे शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास पर जोर देता है। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जहाँ रचनात्मक स्वतंत्रता और कला के माध्यम से वैश्विक नागरिकता की शिक्षा दी जाती है। इन्होंने दोस्तों ये सब स्थापना की, जैसे शांति निकेतन की स्थापना की, जहाँ रचनात्मकता, स्वतंत्रता और कला के माध्यम से वैश्विक नागरिकता की शिक्षा दी जाए। उसके बाद रविन्द्रनाथ के टैगोर के जीवन व इतिहास जानेंगे दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर आधुनिक युग के महान शिक्षा शास्त्री माने जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनका जन्म 6 मई सन 1861 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इनका जन्म जो दोस्तों कहाँ पे हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर थे और ये प्रसिद्ध समाज सुधारक, विद्वान, संस्कृति प्रेमी और धार्मिक व्यक्ति थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी जो थे समाज सुधारक थे, विद्वान भी थे और संस्कृति प्रेमी और धार्मिक व्यक्ति थे दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर पर अपने पिता का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। रविन्द्र टैगोर पर जो है अपने पिता का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। रविन्द्रनाथ टैगोर के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में और प्राचीन आश्रम में शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। मतलब जैसे प्राचीन समय में आश्रम में दिया जाता है बच्चों को शिक्षा खुले वातावरण में, वैसे ही अभी भी देना चाहिए, जिससे बच्चा आसानी से सीख सके दोस्तों, जिससे बच्चों में उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो। टैगोर ने बाल केंद्रित शिक्षा में कई प्रकार योगदान दिया। जैसे देखेंगे दोस्तों, टैगोर का शैक्षिक दर्शन की मुख्य विशेषताएं देखेंगे। प्रकृति की गोद में शिक्षा। टैगोर का मानना था कि बालकों की शिक्षा नगरों से दूर वातावरण, प्राकृतिक वातावरण होनी चाहिए। प्रकृति ही सबसे अच्छी शिक्षिका है, जहाँ बच्चे स्वतंत्र होकर आनंद और अनुभव के साथ सीखता है। शिक्षा में स्वतंत्रता। टैगोर ने कहा कि जहाँ स्वतंत्रता नहीं और जहाँ विकास नहीं है, वहाँ सब जीवन संभव नहीं है। इसलिए शिक्षा प्राप्त करते समय बालकों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उस पर कम से कम प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिससे बच्चा स्वयं माध्यम से सीख सके दोस्तों। आगे देखेंगे, रटने की आदत का अंत इन्होंने किया दोस्तों। रटने की आदत का अंत, इन्होंने कहा कि बालकों को रटने के लिए बाध्य न किया जाए और न ही जोर दिया जाए। यथासंभव शिक्षण विधि का आधार जीवन, प्रकृति और समाज की वास्तविक परिस्थितियां होनी चाहिए। यहाँ पे कट गया है दोस्तों, ये होगा यहाँ पे दोस्तों चाहिए होगा। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग समझ सकते हैं चाहिए। चौथा पॉइंट देखेंगे दोस्तों, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। टैगोर ने कहा है कि कोई भी राष्ट्र सर्वोत्तम शिक्षा केवल अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही दे सकता है। उन्होंने अंग्रेजी का विरोध नहीं किया, अपितु उसे मातृभाषा के पूरक के रूप में पढ़ाए जाने के लिए कहा है। तो टैगोर जो थे इंग्लिश का विरोध नहीं करते थे दोस्तों, वे मातृभाषा के रूप में, मातृभाषा के पूरक के रूप में पढ़ाने को इसको बोलते थे दोस्तों।
पांचवा, सामाजिक आदर्शों की शिक्षा। इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, शिक्षा के द्वारा बालकों को सामाजिक आदर्शों, परंपराओं, रीति रिवाजों और समस्याओं के अवगत कराया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में इनको स्थान मिलना चाहिए, मतलब बच्चा को समस्या भी अवगत कराना चाहिए, जिससे बच्चा उसके प्रति होशियार हो सके दोस्तों, और उसमें बुद्धि का विकास हो सके। होता सामुदायिक जीवन में शिक्षा। समुदाय के जीवन में शिक्षा कैसे होगा दोस्तों? टैगोर ने कहा है कि शिक्षा को गतिशील एवं सजीव तभी बनाया जा सकता है जबकि उसकी आधार व्यापक हो और समुदाय जीवन से गहरा संबंध हो। हमारे सामुदायिक जीवन से कैसा संबंध हो दोस्तों? तो गहरा संबंध हो। बालकों को सामाजिक सेवा के अवसर मिलने चाहिए, जिससे उनमें स्वानुशासन तथा उत्तरदायित्व के भाव विकसित हो। सही बात है दोस्तों। अगला देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा। टैगोर ने कहा है कि बालकों की शिक्षा राष्ट्रीय होनी चाहिए। उसमें भारत के अतीत एवं भविष्य का पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए। मतलब बच्चों को ऐसा ज्ञात होना चाहिए जे भारत में आगे क्या होने वाला है, पहले क्या हुआ है दोस्तों, उसका तुलना भी पता होना चाहिए बच्चों को, दोस्तों बताना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य देखेंगे इनका, टैगोर जी का शिक्षा का जो है उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास से पहला, दूसरा समग्र विकास, प्रकृति के साथ सामंजस्य, स्वतंत्रता और रचनात्मकता, आत्मा अभिव्यक्ति। चलिए एक एक करके देखते हैं दोस्तों। जैसे शारीरिक विकास, टैगोर ने पारंपरिक कक्षा केंद्रित शिक्षा का विरोध किया और शारीरिक विकास के लिए निम्नलिखित पर जोर दिया ताकि बच्चों का शारीरिक विकास अच्छे से हो। समग्र विकास में कैसे होगा? शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि शरीर और मन का संतुलन विकसित करना है। प्रकृति के साथ सामंजस्य, टैगोर चाहते थे कि बच्चे प्रकृति के बीच रहकर सीखे, जिससे उसमें प्रकृति के प्रति प्रेम और संवेदनशीलता विकसित हो। सही बात है दोस्तों। स्वतंत्रता और रचनात्मकता, शिक्षा बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा को बढ़ावा दे और उन्हें रटने की पारंपरिक पद्धतियों से मुक्त कर रचनात्मक सोच विकसित करे। आत्म अभिव्यक्ति कैसे बनेगा दोस्तों? कला, संगीत और साहित्य के माध्यम से बच्चे को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की स्वतंत्रता देना। मतलब इस तरह का अपने अपने जो है भावनाओं को व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जाएगी तो दोस्तों उसमें आत्म अभिव्यक्ति की भावना उत्पन्न होगी दोस्तों। टैगोर का शिक्षण विधियां देखेंगे दोस्तों, कौन कौन सा शिक्षण विधि है दोस्तों? तो पहला है भ्रमण विधि, दूसरा प्रकृति के सानिध्य में शिक्षा, खेल द्वारा शिक्षा, शिक्षा मातृभाषा द्वारा। देखेंगे दोस्तों एक एक करके। भ्रमण विधि से कैसे होता है दोस्तों शिक्षण विधि? टैगोर प्रत्यक्ष अनुभव के समर्थक थे। वे इतिहास, भूगोल और विज्ञान को प्राकृतिक और विभिन्न स्थानों के भ्रमण के माध्यम से पढ़ाने पर जोर देते थे। प्रकृति के सानिध्य में शिक्षा, टैगोर का मानना था कि बच्चों को चार दीवारी के बजाय खुले वातावरण, वृक्षों के नीचे और प्रकृति के बीच सिखाना चाहिए, जिससे बच्चा आसानी से सीखे और उसका दिमाग विकसित हो सके दोस्तों। खेल द्वारा शिक्षा, उनका कहना था कि खेल कूद में अपनी रुचि होती है। ये रुचिकार भ्रमण तथा अनुभव अभिनय में बच्चों की स्वाभाविक रुचि होती है। इनके करने में उन्हें आनंद भी आता है और इस माध्यम से बच्चे आसानी से शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं दोस्तों। सही बात है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं शिक्षा मातृभाषा द्वारा। शिक्षा कैसी होनी चाहिए दोस्तों? मातृभाषा द्वारा शिक्षण विधियों के संबंध में सबसे बड़ी बात यह है कि टैगोर ने मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण करने पर बल दिया है। स्व अध्ययन और प्रयोग द्वारा उन्होंने रटने की विधि का विरोध किया और बच्चे को स्वयं खोजकर सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। संवाद और वाद विवाद, टैगोर वाद विवाद विधि का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वह वाद विवाद द्वारा तथा विचार विमर्श द्वारा विभिन्न समस्याओं का समाधान ढूंढे। ये था दोस्तों हम लोग का टैगोर जी का जो है शिक्षण दर्शन दोस्तों, और इनका सिद्धांत व्याख्या। अब देखते हैं दोस्तों, अब देखेंगे हम लोग गांधी जी का शिक्षण दर्शन दोस्तों।
यूनिट 1 में गांधी जी का शिक्षण दर्शन। चलिए बिना समय गवाए हम लोग देखेंगे फटाफट। भारतीय शिक्षा पर गांधी दर्शन के प्रभाव का वर्णन करें। तो उनके उसका परिचय आगे जान लेंगे दोस्तों। क्या जानेंगे? परिचय जानेंगे। भारतीय शिक्षा पर गांधी जी का शिक्षण दर्शन मुख्य रूप से सर्वांगीण विकास तथा मातृभाषा में शिक्षा और श्रम आधारित आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है। गांधी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। उन्होंने शिक्षा के विकास में बुनियादी शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा पर जोर दिया, जहां बालकों पर विशेष ध्यान देकर शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो सके। एम एस पटेल के शब्दों में, गांधी जी ने उन महान शिक्षकों तथा उपदेशकों की गौरवशाली मंडली में अनोखा स्थान प्राप्त किया है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नवज्योति प्रदान की है। सही बात है दोस्तों। और गांधी जी की शिक्षा योजना के विषय में इला सेन ने कहा है, क्या कहा है दोस्तों? तो गांधी जी की शिक्षा योजना विचार और कार्य क्रांतिकारी रहे हैं। गांधी जी का जीवन इतिहास देखेंगे दोस्तों। जीवन इतिहास क्या था देखेंगे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को कटिहार राज्य के पोरबंदर जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम, सॉरी दोस्तों, उनके पिता का नाम श्री करमचंद गांधी था। वे राजकोट रियासत के दीवान थे। गांधी जी का माता का नाम श्रीमती पुतलीबाई था। वह बड़ी नम्र तथा दयालु थी। उनकी माँ जो कैसी थी? नम्र और दयालु भी थी दोस्तों। गांधी जी का संपूर्ण परिवार वैष्णव था। वह जो है वैष्णव थे दोस्तों, जिसका प्रभाव इन पर भी पड़ा था। इनकी शादी 13 वर्ष की उम्र में इनकी जीवन साथी कस्तूरबा के साथ कर दी गई। मतलब जब गांधी जी 13 वर्ष की उम्र के थे तो अभी इनका विवाह कस्तूरबा नामक लड़की से कर दी गई दोस्तों। सन 1887 में इन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा की। अब ऐसा समझिए दोस्तों, उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास नहीं किया था, तभी उनका शादी हो गया था दोस्तों। तो किस उम्र में होंगे आप लोग भी जान सकते हैं दोस्तों। 14 या 15 में मैट्रिक किया जाता है दोस्तों। तो 13 ही वर्ष की उम्र में उनका शादी हो गया। सन 1887 में उन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की। उसके बाद वह उसी वर्ष कानून की शिक्षा पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। उसके बाद वह कानून की परीक्षा करने के लिए कहाँ चले गए दोस्तों? मैट्रिकुलेशन उत्तीर्ण करने के बाद इंग्लैंड चले गए। बैरिस्ट्री पास करके वे सन 1891, तब दोस्तों 1891 में गांधी जी भारत लौटे आए। और उसके बाद वह राजकोट में ही वकालत प्रारंभ कर दी। इनको इसमें सफलता नहीं मिली, इस कार्य में उनको सफलता नहीं मिली। इसके बाद गांधी जी एक मुकदमे के सिलसिले में सन 1893 दक्षिण अफ्रीका गए। 1893 में उसके बाद क्या गए? एक मुकदमे के सिलसिले में अ, दक्षिण अफ्रीका गए। गांधी जी सन 1914 में दक्षिण अफ्रीका से लौट आए। उसके बाद 1914 में गांधी जी रिटर्न आए। और उसके बाद सन 1917 में अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ गांधी जी ने चंपारण में आंदोलन किया। मतलब वह जब अफ्रीका गए गांधी जी, तो वहाँ उन्होंने देखा भारतीयों के ऊपर वहाँ भी अंग्रेजों का अत्याचार है दोस्तों। अफ्रीकी का अत्याचार है। वहाँ पे लोगों को रहन सहन में बहुत कठिनाई होती थी दोस्तों। वो उसको मद्देनजर रखते हुए जब 1914 में दक्षिण अफ्रीका से जब भारत लौटे गांधी जी, तो संकल्प किया, मैं अपने देश से अंग्रेजों को निकाल भगाऊंगा। जिसके कारण वह सन 1917 में अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ गांधी जी ने चंपारण में आकर चंपारण आंदोलन किया। चंपारण आंदोलन के बाद उन्होंने और कई सारे आंदोलन किए, जैसे कि असहयोग आंदोलन 1921 में किया उन्होंने, खादी आंदोलन 1927 में किया, नमक कानून के विरोध आंदोलन 1930 में किया, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में उन्होंने किया। यह नरम दल के नेता थे। कैसे नेता थे दोस्तों? तो नरम दल के नेता थे। सभी आंदोलनों के बाद सभी आंदोलनों के बाद 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी शासन से अपना भारत स्वतंत्र हुआ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने के साथ साथ गांधी जी एक समाज सुधार और लेखन महत्वपूर्ण कार्य किया। मतलब समाज सुधार का भी काम किया और लेखन का महत्वपूर्ण काम किया। इनके लेख विशेष रूप से यंग इंडिया और हरिजन में प्रकाशित हुए। इन रचनाओं के कारण ही हमें गांधी जी का विचारों की झलक प्राप्त होती है। मतलब इन्हीं पुस्तकों के कारण गांधी जी के बारे में हम लोगों को पता चलती है, उनका झलक, उनका रीति रिवाज के बारे में पता चलता है दोस्तों, उनका बिहेवियर के बारे में।
वास्तव में गांधी जी अपने महान विचारों और कार्यों के महानता के कारण ही युग निर्माता कहलाए हैं। आप देखेंगे दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या होता है। बाल केंद्रित शिक्षा के जनक जो है उसे जॉन डेवी को कहा जाता है। जॉन डेवी अमेरिका का एक मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1859 में वाशिंगटन में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो वाशिंगटन में इनका जन्म हुआ था, जहाँ बालकों को ध्यान में रखकर शिक्षा दिया जाता था। कैसा शिक्षा दिया जाता था? तो बालकों को ध्यान में रखकर। इनका मान्यता था कि बालक को रुचि, क्षमता, योग्यता और आवश्यकता के अनुरूप ही पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। मतलब बच्चों की सहानुभूति से पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में जॉन डेवी ने करके सीखने पर ज्यादा जोर दिया है। कैसे दोस्तों? तो करके सीखने पर दोस्तों ज्यादा जोर दिया है। भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय जैसे मतलब जनक गीजूभाई बांदेकर को दिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण का केंद्र बिंदु बालक होता है। इसमें बालक का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण पर उसकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया है। अब देखेंगे दोस्तों, गांधी जी के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत देखेंगे दोस्तों हम। देखेंगे गांधी जी के शिक्षा दर्शन के निम्न आधारभूत सिद्धांत हैं। कौन कौन सा? शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। दूसरा, 7 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा निःशुल्क देनी चाहिए। शिक्षा बच्चों के उनकी मातृभाषा में देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। पाठ्यक्रम बच्चों के अनुसार निर्मित होना चाहिए, मतलब तैयार होना चाहिए। बालक की शिक्षा में अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टैगोर जी में था दोस्तों, अंग्रेजी को भी पढ़ाने के लिए कहा गया, लेकिन मातृभाषा के पूरक रूप में। लेकिन गांधी जी का जो शैक्षणिक दर्शन का सिद्धांत है, इसमें गांधी जी ने कहा था दोस्तों, अंग्रेजी का इसमें कोई स्थान नहीं है दोस्तों। शिक्षा बालक के स्वास्थ्य जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक के विकास से जुड़ी होनी चाहिए। सातवां दोस्तों, बच्चों को सारी शिक्षा किसी न किसी उद्योग से दी जानी चाहिए, ताकि वह किसी न किसी क्षेत्र में का अनुभव कर सके दोस्तों। शिक्षा बच्चों के व्यक्तिगत जरूरतों और रुचियों के अनुसार होनी चाहिए। शिक्षा के माध्यम से बच्चों को में शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास में मदद मिलती है। और आगे देखेंगे दोस्तों, गांधी जी का मानना था कि बच्चों को वही सिखाना चाहिए जिसमें उनकी सीखने की रुचि हो। गांधी जी ने शिक्षा द्वारा छात्रों के उच्च आदर्शों के जन्म, कर्तव्यों का पालन, अधिकारों की रक्षा व राष्ट्र के प्रति वफादारी की भावना को जन्म देना तथा विकास पर बल देना था। गांधी जी का शिक्षण विधि क्या था दोस्तों? कैसे शिक्षण करना चाहिए दोस्तों? शारीरिक अंगों का उचित प्रयोग करके सीखना, मतलब शारीरिक अंगों का उपयोग करके सीखने की विधि है दोस्तों। देखते हैं क्या कहते हैं। गांधी जी ने कहा है कि मेरा विश्वास है कि मस्तिष्क में को सच्ची शिक्षा केवल शारीरिक अंगों जैसे हाथ, आँख, नाक, कान आदि के उचित अभ्यास और प्रशिक्षण से प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा देखेंगे दोस्तों, क्रिया द्वारा सीखना। क्रिया द्वारा कैसे सीखा जाता है? गांधी जी ने अपनी शिक्षण विधियों में क्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया है। इसलिए उन्होंने बेसिक शिक्षा में किसी शिल्प को केंद्र मानकर शिक्षा देने की व्यवस्था की है। प्रयोग द्वारा सीखना। गांधी जी का लेख बेसिक शिक्षा योजना प्रायोगिक कार्य करने के लिए पर्याप्त क्षेत्र है। इस विधि के द्वारा बालक विभिन्न समस्याओं का समाधान का तुलनात्मक अध्ययन कर सकता है। मातृभाषा में शिक्षा। गांधी जी ने बच्चों के मातृभाषा पर जोर दिया ताकि बच्चों की शिक्षा अच्छी हो और उनका समझ बेहतर हो सके। अनुभव द्वारा शिक्षा। ज्ञान को रटने के बजाय व्यवहारिक अनुभव से अर्जित करना। निष्कर्ष देखेंगे दोस्तों इनका। तो उपयुक्त बातों से यह स्पष्ट होता है कि गांधी जी की बुनियादी शिक्षा 1937 में लाए। गांधी जी जो बुनियादी शिक्षा है 1937 में लाए, जिससे बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया। बच्चों के रुचि, क्षमताओं, योग्यताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दिया गया तथा उन्हें हस्तकला, शिल्पकला जैसे कार्यों की भी शिक्षा दी गई, ताकि भविष्य में बच्चे को जीवन यापन के किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो दोस्तों। अब इसी में यूनिट 1 में देखेंगे दोस्तों हम लोग, ज्ञान का क्या अर्थ है दोस्तों। अज्ञान के स्रोतों का वर्णन कीजिए। इस वीडियो में रहने देते हैं दोस्तों इतना ही।
फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे आप लोग मिलेगा दोस्तों। आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ, इंतजार कीजिएगा, वीडियो अपलोड होगा दोस्तों, कंटिन्यू। चलिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।